तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश और आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों आज की इस क्लास में। स्टूडेंट आप सभी कैसे हैं? आई होप स्टूडेंट अपने सपने को साकार करने के लिए आप सभी दोस्तों जी जान से मेहनत कर रहे होंगे और उसी के आप सभी को मेहनत को साकार करने के लिए मैं मुकेश सर आप सभी के लिए लेकर आए हैं दोस्तों आज धमाकेदार क्लास के साथ। और ये मैराथन क्लास आप सभी का होने वाला है जिसके अंदर हम सभी 100 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले, जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला। जैसा कि स्टूडेंट देख पा रहे कि आप लोग अगर एसएससी जीडी और यूपी पुलिस 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे तो यकीन मानिएगा आज के क्लास आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला, जिसमें कि आप सभी से एक चैलेंजेस लगाया गया है कि 100 क्वेश्चन में आप सभी को सिर्फ 75 क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर देना है एंड आप सभी को साथ में इसका आंसर देते हुए चलना इस क्लास के अंदर। तब देखिए अंत में आप सभी का इतना मजा आएगा, एक अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल आप सभी का हाई हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि क्लास को तक आप सभी जुड़ देखिएगा, क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आप सभी को बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन की ओर बात करते स्टूडेंट आप सभी का पहला प्रश्न पूछा गया है कि किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लरकाना जिले में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहां पर आप सभी के लो लेवल से लेकर हाई लेवल यानी कि सभी टाइप के प्रश्न यहां पर टाइप किए गए हैं, क्योंकि आप लोग जब भी एग्जाम में बैठे तो आप सभी को यह फील ना हो कि मैंने तो लॉलीपॉप क्वेश्चन सारी चीज लगा लिए और आज एग्जाम में एक ही क्वेश्चन नहीं बन पा रहे। तो हर एक प्रश्न के टाइप के आप सभी को प्रश्न यहां पर स्टूडेंट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है कि हम भारत का लौह पुरुष किसको कहते हैं, यानी कि हम लोग भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जानते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले, विजय तिलक, एम के गांधी या सरदार वल्लभ भाई पटेल को? फटाफट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची के किसके संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से लिया गया है? यहां पर स्टूडेंट आप सभी का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप सभी का ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगर आप सभी स्टूडेंट देखिए अगर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे या यूपी पुलिस का आप सभी तैयारी कर रहे तो आप सभी के एग्जाम में यहां से संविधान से अगर बात करें तो आप सभी के 2 से 3 प्रश्न भी बन सकते हैं, क्योंकि संविधान के प्रश्न आप सभी के हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, वो चाहे कोई भी एग्जाम हो, ठीक है ना। देखिए ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी का 4 नंबर प्रश्न है कि जनवरी 2018 में क्रिकेट महेंद्र सिंह धोनी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी को 2018 में कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण और खेल रत्न से। तो राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट आप सभी को कमेंट बॉक्स में हमसे पहले लिखना है और आप सभी को आंसर देने के लिए लगभग में मैं 10 सेकंड का समय देने वाला हूं, ठीक है। अच्छा है, चलिए यहां पर फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए कि आखिर 4 का राइट आंसर क्या होगा। जानते हैं इससे आप सभी के अंदर ना एक कॉन्फिडेंस लेवल आएगा कि यार मैं तो 100 क्वेश्चन 75 85 90 क्वेश्चन को सॉल्व कर पाया, तो मेरा तो तैयारी निश्चित है, मैं तो हर एक बंदे से मैं तैयारी करके बैठा है। आप सभी को ये फीलिंग जिस दिन आ गया ना, तो आप लोग जानिए कि आप लोग अपने सपने को साकार कर लिए, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी कि पद्म भूषण हो जाएगा, पद्म भूषण ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी का 5 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किस राज्य में किया गया है? देखिए
भूपेन हजारिका सेतु निर्माण किस राज्य में किया गया है? फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर आप सभी का भर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में है गुजरात, बी में है कर्नाटक, सी में महाराष्ट्र और डी में असम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि असम हो जाएगा। लेकिन यहां पर एक बात और ध्यान दीजिएगा कि आप सभी से असम से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि असम में कौन कौन सा नेशनल पार्क आप सभी के स्थित हो जाता है। तो थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आप लोग एक्स्ट्रा पॉइंट भी दोस्तों समझते चलेंगे तो बहुत मजा आएगा। देखिए असम के अगर हम लोग नेशनल पार्क की बात करते हैं तो गिनिएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, उसके बाद नमेरी नेशनल पार्क, औरंगा नेशनल पार्क और डुबरी नेशनल पार्क। ये पांचों जो नेशनल पार्क है ना स्टूडेंट आप सभी का काफी इंपोर्टेंट है एंड यहां से प्रश्न आप सभी के हर बार एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं नेशनल पार्क से, ठीक है ना। और असम के हम लोग नृत्य की बात कर लेते तो बिहू हो जाता है जो कि काफी इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है ना। चलिए यहां पर देखिए गुजरात की बात करते तो गुजरात का जो लोक नृत्य हो जाता है गरबा हो जाता है, क्या हो जाता है स्टूडेंट? गरबा, जो कि काफी इंपोर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी के यहां पर 6 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। देखिए कह रहा है कि एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल की बात करते हैं स्टूडेंट यहां पर कि एशिया के जो सबसे बड़े मरुस्थल है वो कौन सा है? थार, गोबी, टकला, मकान या काराकुम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आ जाएगा आप सभी का, आप सभी फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा। मैं आप सभी को 5 सेकेंड और एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूं। चलिए तो इसका आंसर मैं बता रहा हूं आप सभी को, राइट आंसर हो जाएगा गोबी। सबसे बड़े मरुस्थल में से एक है, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का, यहां पर 7 नंबर प्रश्न स्टूडेंट पूछा जा रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 किसे प्रदान किया गया है? ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 किसे प्रदान किया गया है? फटाफट आंसर दीजिए आप सभी। देखिए गलत हो या सही आप सभी को आंसर देना है। किस लोग लग रहा हो ना कि यार मैं तो गलत आंसर दे दूंगा तो अगला बंदा क्या कहेगा, यार तो ये तो गलत आंसर। ऐसा देखो शर्माने वाली बात नहीं है। जिस दिन आप लोगों ने शर्माना छोड़ दिया उसी दिन तो आपका सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं शर्माने लगते, जिस क्वेश्चन का आंसर आता है ना वो भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते। तो ऐसा गलती मत कीजिए आप सभी, ठीक ना। अगले और काम में तो शर्माते नहीं है लेकिन पढ़ाई में थोड़ा बहुत शर्माने लगते, कोई दिक्कत नहीं, शर्माइएगा मत आप सभी भाई, ठीक है ना। यहाँ पर सब अपने ही है। फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 किसे प्रदान किया गया है? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कृष्णा सोबती जी को यह पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का। यहां पर देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है। देखिए 8 नंबर प्रश्न आप सभी से यहां पर पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है कहां पर? यह क्वेश्चन आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट है एंड यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में झांसी, बी में गोरखपुर, सी में है इलाहाबाद और डी में है आगरा। तो राइट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इलाहाबाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते, उससे पहले आप सभी से छोटा सा नन्हा समूना से एक रिक्वेस्ट स्टूडेंट कि अभी तक आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे, ठीक है ना। और उनके पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी पढ़ते रहे, ठीक है ना। आप लोग समझ पा रहे हैं। देखिए 9 नंबर प्रश्न आप सभी का कि कर्मा एक लोक नृत्य है, यानी कि कर्मा कहां का लोक नृत्य, जो कि लोक नृत्य से आप सभी के काफी इंपोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कर्मा की बात करते हैं, फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में भर दीजिए आप सभी। देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोनभद्र हो जाएगा। देखिए
यहाँ पर जो भी आपसे के लिए जीके का प्रश्न लिया गया ना, देखिए ऐसा बात नहीं है कि खाली ऐसे जीडी में पूछेगा या खाली यूपी में पूछेगा, आप सभी के लिए दोनों के लिए कंबाइन लिया गया, क्योंकि हर एक का बात कैसा है ना, तो वहाँ पर जो सेटअप मैंने जो किया आप सभी के दोनों के लिए कंबाइन है, दोनों के लिए बहुत ही जरूरी है। और यहाँ पर देखिए जो जरूरी बात है कि आप लोग अगर संविधान पढ़ेंगे तो उत्तर प्रदेश का संविधान और भारत का बिहार की बात करें या भारत के, तो वो अलग नहीं हो जाता। आप लोग जो माइंड में रखते ना इस चीज को कि यार उत्तर का जो अलग पढ़ना होगा, ये जीडी के लिए अलग पढ़ना पड़ेगा, तो ऐसा कोई बात नहीं है। थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए 11 नंबर प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 11 नंबर प्रश्न जो पूछा गया है, कह रहा है कि किसी भारतीय राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन थी। तो किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला की राज्यपाल बात करते तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 10 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सरोजिनी नायडू इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला अगर मुख्यमंत्री की बात करते स्टूडेंट, तो आप सभी का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट दीजिएगा। यहाँ पर यूपी पुलिस वाले एकदम फटाफट आंसर दीजिएगा। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि सुचिता कृपलानी। सुचिता कृपलानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी का। यहाँ पर देखिए 12 नंबर प्रश्न लिया गया है। 12 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि कनाडा की राजधानी क्या है। तो यहाँ पर बात करते स्टूडेंट कि आप सभी से पूछा गया कि कनाडा की राजधानी क्या है। ऑप्शन नंबर ए में है हवाना, बी में पनामा सिटी, सी में वाशिंगटन और डी में ओटावा। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ओटावा आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी का। यहाँ पर देखिए 13 नंबर प्रश्न पूछा गया है। 13 नंबर प्रश्न आपसे से पूछा गया कि भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ पर स्थित है। देखिए आप सभी की बात किया जाए, यहाँ पर दोनों एग्जामों के लिए बात किया जाए तो आप सभी से बात की जाए मुख्यालय से, तो आप सभी के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न आप सभी का 100% बन ही जाएगा अगर हम लोग मुख्यालय की बात करें। जैसे कि आप सभी का हो जाता है WHO का मुख्यालय, लेबर इंटरनेशनल लेबर का हो जाता है आप सभी का, तो ये सारी चीज आप सभी से पूछा जाता है। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि देहरादून में स्थित हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा, देहरादून में, ठीक है। अगले प्रश्न को और बात करते ध्यान दीजिएगा कि अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा गया। अगला प्रश्न 14 नंबर पूछा गया कि प्रति वर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है एंड आप सभी को आंसर पता होगा, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 14 का, इसको आई थिंक बताने का जरूरत नहीं होगा, आप सभी को पता होगा। राइट आंसर हो जाएगा 5 सितंबर को मनाया जाता है। कितने को मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। और यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि आप सभी के एग्जाम में दिवस से प्रश्न आप सभी के बनते 2 से 1 प्रश्न आप सभी के दिवस से प्रश्न बन जाएगा। जो भी इंपोर्टेंट दिवस आप सभी को दिखाई दे रहे हैं वो लोग आप लोग क्या कर दीजिएगा, उसको याद कीजिएगा, क्योंकि यहां से प्रश्न आपसे के एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए देखिए यहां पर जो आप सभी का 15 नंबर प्रश्न स्टूडेंट पूछा जा रहा है कि रोलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित किया गया था। रोलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था। यह भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है आप सभी के एग्जाम ओरिएंटेड अगर बात किया जाए तो। ऑप्शन नंबर ए में है लॉर्ड हेडिंग द्वितीय, बी में लॉर्ड रीडिंग और सी में है लॉर्ड चेम्सफोर्ड और डी में है लॉर्ड मिंटो द्वितीय। तो राइट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगर क्लास आप सभी को अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिए क्लास को, ठीक है ना, क्लास को लाइक कर दीजिएगा फटाफट। चलिए 16 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि फूट डालो और शासन करो, फूट डालो और फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई थी। किसने अपनाया था इसे, कि फूट डालो और राज करो। ये आजकल की अगर बात किया जाए तो ये भी रियलिटी है, जितने भी अगर बात किया जाए बड़े बड़े जो हैं यही चीज कर रहे हैं कि फूट डालो और राज करो, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइएगा आप सभी कि फूट डालो और राज करो का किसने अपनाया था।
16 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर, यानी कि लॉर्ड कर्जन ही अपनाया था कि फुट डालो और राज करो, ठीक है ना। क्योंकि आजकल भी आप लोग देख पा रहे हैं ये रियलिटी है यार, कि कहीं भी फुट डालो और राज करो, तुम्हारा राज ही चलेगा, ठीक है ना। अगर कहीं भी बात की जाए, किसी भी चीज में बात किया जाए, कास्ट की बात किया जाए, रिलीजन की बात किया जाए, सारे चीज में ये बात है कि कहीं भी फुट डालो और राज करो, ये रियलिटी है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनमें से किस दे ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, यानी कि किसे दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दादा भाई नौरोजी को ये ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, गोल्ड मैन के नाम से, ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 18 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। अगर बात करते, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर थोड़ा सा हम बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि बौद्ध संगीति द्वितीय कहाँ पर आयोजित हुआ था। आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, तब तक मैं बौद्ध धर्म को निपटारा कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध को माना जाता है, और गौतम बुद्ध का जो यहाँ पर उनके पिता का नाम क्या था, उनके माता का नाम महामाया था, जिनकी माता का जो मृत्यु था, देहांत था, वो 7 दिन पहले, जन्म के 7 दिन पहले ही हो जाता है। पिता का नाम सुदोधन था, और इनका जो लालन पालन था, आप सभी को पता होगा कि इनके मौसी के द्वारा, गौतमी प्रजापति के द्वारा इनका लालन पालन किया गया था। और ये 4 व्यक्तियों के मिलने के कारण से ये अपने गृह त्याग के लिए सोच लिए थे, और इनके बेटा का नाम राहुल था और पत्नी का नाम यशोधरा था, ठीक है। यही है इनकी बौद्ध धर्म की बात किया जाए तो। चलिए अब 18 के राइट आंसर की बात कर लेते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का ऑप्शन नंबर 19 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी महिला है जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ऑप्शन नंबर ए में है सरोजिनी नायडू, बी में है एनी बेसेंट, सी में है एन सेनगुप्ता, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, आपसे फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ठीक है ना। 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एनी बेसेंट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जो कि आप सभी की नागरिकता को दर्शाता है। यहाँ पर दिया भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग यहाँ पर 5 दिया हुआ है। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भाग 2 में आप सभी को नागरिकता का अधिकार दिया गया, संबंधित इसमें बात किया गया, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 21 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि भारत में राजनीतिक दलों के मान्यता दी जाती है। भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता दी जाती है केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, या राज्य की उच्च न्यायालय द्वारा, या भारत का निर्वाचन आयोग द्वारा। 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत का निर्वाचन आयोग द्वारा इसकी मान्यता प्राप्त किया जाता है, ठीक है, दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 22 नंबर प्रश्न स्टूडेंट यहाँ पर पूछा जा रहा है कि तीस्ता नदी परियोजना किन 2 देशों के बीच विवादित है। ये भी क्वेश्चन आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट है, एंड ऐसे प्रश्न आप सभी के पूछे जाते हैं। कहा जा रहा है यहाँ पर कि तीस्ता नदी परियोजना किन 2 देशों के बीच विवादित है। भारत और श्रीलंका, भारत या बांग्लादेश, भारत या पाकिस्तान, और इनमें से कोई नहीं।
तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का 22 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच ये विवादित हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक और प्रश्न आप सभी के इंपोर्टेंट बनते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा एक्सरसाइज किया जाता है। ये भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट, ठीक है ना। तो भारत और बांग्लादेश के बीच बात किया जाए कि कौन सा आप सभी के युद्ध अभ्यास किया जाता है, तो संप्रीति किया जाता है। किसमें कौन सा नाम है, तो संप्रीति एक युद्ध अभ्यास किया जाता है, जो कि आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट है। और आप लोग को पता है कि बांग्लादेश का जो राजधानी है ढाका और करेंसी टाका हो जाता है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं। 23 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहां पर है। तो रेड क्रॉस के मुख्यालय की बात करते स्टूडेंट यहां पर पूछा गया कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहां पर है, लंदन, पेरिस, जेनेवा या हेग। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का यहाँ पर 23 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जिनेवा में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 24 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के आकलन की पद्धति नहीं है। स्टूडेंट अभी जो प्रश्न देख रहे आप लोगों के लिए काफी इंपोर्टेंट था, एंड आने वाले प्रश्न आप सभी के लिए और काफी इंपोर्टेंट लिए गए हैं, जो कि आप सभी के एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्लास को इन तक आपसे जोड़ देखिएगा। देखिए यहाँ पर कुछ लोगों को लगता है यार बहुत क्लास देख लिए, चलो हटाओ यार छोड़ दे, लेकिन आप लोग के देखिए यही जो 1 घंटा अगर क्लास में अगर आपसे मेहनत कर लेते, आधा घंटा मेहनत कर लेते 30 मिनट, तो आप सभी के कई क्वेश्चन कंफर्म हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो क्लास को आप सभी लास्ट तक देखिए, यहाँ पर बहुत ही मजा आने वाला आप सभी का, ठीक। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ 24 क्वेश्चन किया है और आप सभी ने इतना क्वेश्चन को लगा, आप सभी को कॉन्फिडेंस जरूर आया होगा कि मैंने यार 24 में 20 क्वेश्चन को अटेंड कर रहे हैं या 23 क्वेश्चन को अटेंड कर रहे हैं, या कोई कोई लोग ऐसा भी होगा 24 में 24 को भी अटेंड किया होगा। लेकिन अभी भी हमारे पास बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर देखिए, दिमाग की दही करने वाला प्रश्न यहाँ पर देखिए। और ऐसी प्रश्न जब एग्जाम में बनता है ना, तो स्टूडेंट बोलते हैं कि यार मैं तो इसको कभी देखा ही नहीं है, अगर देख लिया होता तो आज मेरा शायद सिलेक्शन पक्का होता। लेकिन यहाँ पर आपसे के लिए हर एक टाइप को लिया गया है, ये लॉलीपॉप प्रश्न हो या उसके बाद हार्ड प्रश्न हो, वो सारे चीज लिए गए ताकि आप लोग सब क्वेश्चन से रूबरू हो सके, ठीक है ना। देखिए 24 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। निम्न में से किस देश की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मणिपुर से नहीं मिलती है। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 26 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी को पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। तो किस खिलाड़ी को मिला है, फटाफट आंसर दीजिए, मैं आप सभी को 5 सेकंड दे रहा हूं ना आप सभी को आंसर देने के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 27 नंबर प्रश्न की चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन की बात करते स्टूडेंट की किससे संबंधित हो जाएगा, तो 27 का जो राइट आंसर हो जाता है आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वन संरक्षण से संबंधित है। ये प्रश्न तो हम लोगों ने साथ 7 और 8 क्लास में पढ़ा ही होगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 28 नंबर प्रश्न है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित नगरीय युग्मों में से किस में प्रदर्शित हुई है। यहाँ पर देखिए बोला गया है कि 2011 की जनगणना की अगर हम बात कर लेते हैं ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर पहले मैं आपसे बता देता हूँ कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित नागरीय युग्मों में से किस में प्रदर्शित हुई है। तो राइट आंसर है 28 का आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुंबई और दिल्ली। ये तो आप सभी का आंसर हो गया। लेकिन स्टूडेंट मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आप सभी के एग्जाम में 2011 की जनगणना की बात करें तो यहां से आप सभी के प्रश्न 100% बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 29 नंबर प्रश्न है कि डेविस कप का संबंध किस खेल से है। तो डेविस कप की बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का कि डेविस कप जो होता है वो किस खेल से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लॉन टेनिस से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आप सभी का पूछा गया 30 नंबर यहाँ पर कि 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस देश में हुआ था। देखिए आप सभी के स्पोर्ट्स से भी प्रश्न बनते और काफी इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं स्पोर्ट्स की बात किया जाए तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कनाडा में किया गया था ऑप्शन नंबर डी।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 31 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम छिन्न अंग वाली यानी कि अंग वाली छिन्न अंग वाली भारतीय महिला कौन थी। ये भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 31 का ऑप्शन नंबर यानी कि अरुणिमा सिन्हा, अरुणिमा सिन्हा। और आप सभी को यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो आप सभी का पूछा गया 32 नंबर की जापान की मुद्रा क्या है। यहाँ पर जापान की मुद्रा आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखिए, तब तक मैं बता देता हूँ आप सभी का। जापान का जो आप सभी की बात किया जाए राजधानी टोक्यो हो जाती है, और जापान की जो करेंसी होती है आप सभी का येन हो जाता है। क्या होता है आप सभी का? येन हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप सभी का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 33 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम 2018 का विजेता कौन है। ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम 2018 के विजेता कौन है। 33 का जगह ऑप्शन नंबर सी यानी कि रोजर फेडरर हो जाएंगे, फेडरर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आपसे का 34 नंबर प्रश्न है कि उस भारतीय का क्या नाम था जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। उस भारतीय का नाम बताना है जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिए थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलिए यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 35 नंबर प्रश्न आप सभी का देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। यहाँ पर पूछा जा रहा है आप सभी से कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है, यानी किस देश के संविधान से लिया गया है। यहाँ पर यह प्रश्न आप सभी से किया गया है। चलिए 35 का राइट आंसर मैं आपसे बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर डी यानी कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए ना यहाँ पर आपसे कि ऐसे भी प्रश्न बनते हैं कि कौन सा जो अवधारणा थी आपसे किस देश के संविधान से लिया गया था। ये भी प्रश्न आपसे काफी इंपोर्टेंट बनते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 36 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रथम उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। यहाँ पर आप सभी से पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रथम उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया गया था। 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 24 जनवरी 2018 को मनाया गया था, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 37 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है। तो किस अनुच्छेद को कहा गया है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, ये भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। 37 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनुच्छेद 32 को किया गया। अनुच्छेद 32 को आत्मा माना गया है, संविधान का हृदय एवं आत्मा भी इसे माना गया है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 38 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद अगर 370 की बात करते स्टूडेंट कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित हो जाएगा, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा आप सभी कि राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा। चलिए मैं आप सभी को 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ एंड यहाँ पर आप सभी को दोस्तों आंसर बताया है, ठीक है ना। चलिए देखिए 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जम्मू कश्मीर से संबंधित है। किससे हो जाएगा? जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का यहाँ पर 39 नंबर प्रश्न है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। मैंने आप सभी को पहले बता चुके दोस्तों कि आप सभी के मुख्यालय से भी प्रश्न पूछे जाना है, ठीक है ना। आप सभी के मुख्यालय से भी प्रश्न अच्छे खासे बनते हैं आप सभी के एग्जाम में बात किया जाए तो फटाफट जवाब दीजिएगा आप सभी कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में आप सभी का लंदन, बी में वाशिंगटन, और सी में है जेनेवा, और डी में है वियना। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 39 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि वाशिंगटन में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का। देखिएगा कि अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी से क्या पूछा गया है। 14 नंबर, यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न की ओर बात करते हैं। ठीक है ना। कह रहा है कि भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश, उसके बाद आप सभी से पूछा गया है उत्तर प्रदेश के बाद आप सभी को ऑप्शन में दिया गया है बिहार, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 40 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप सभी का डी, यानी कि महाराष्ट्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आपसे का 41 नंबर प्रश्न है कि महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ पर आक्रमण के समय समय वहां का शासक निम्नलिखित में से कौन था। तो वहां के शासक की बात करते हो तो आपसे के भीमदेव हो जाते। कौन हो जाएगा? भीमदेव, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 41 नंबर प्रश्न 42 नंबर कि 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच जीतने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम बनी है, यानी कि दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन थी जो कि T20 मैच में जीती थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाकिस्तान की टीम थी। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 43 नंबर प्रश्न है कि इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखा है। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखा है। क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट स्टूडेंट आप सभी के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 44 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। आप सभी को अगर राज्यसभा सीट से अगर लड़ना है बनना है तो आप सभी को कितना आयु होना चाहिए? 25 वर्ष, 21 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष। चलिए तो यहाँ पर 44 का हो जाएगा आप सभी का 44 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 30 वर्ष न्यूनतम आयु होना चाहिए। और आप सभी को राष्ट्रपति पद के लिए आप सभी को 35 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 45 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं आप सभी का 46 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में बेरोजगारी की समस्या का कारण क्या है। आखिर भारत में इतना बेरोजगारी आखिर क्यों है, क्यों? तो यहाँ पर आप सभी के सारे जो है ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस पर तो थोड़ा सा मुझे वो फीलिंग आती है, क्योंकि भारत में भारत में ही आखिर इतना बेरोजगारी के कारण क्यों है। तो शिक्षा का अव्यवस्थित विकास एवं व्यवसायिक शिक्षा का अभाव, यहाँ पर शिक्षा का भी अभाव है बात किया जाए तो और यहाँ पर विकास का भी अभाव है। उसके बाद बात करते हैं आर्थिक विकास की धीमी गति। जो आर्थिक विकास हमारे भारत की हो रही है वो बहुत ही धीमी गति से हो रही है, इसकी कोई रफ्तार नहीं है। ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी में रोजगार सृजन के कार्यक्रमों की प्रभावहीनता। उस पर कोई प्रभावहीनता ही यहाँ पर क्या है, प्रभावहीनता है। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे नहीं करना है हम लोग को रोजगार, हम लोग को बेरोजगार बन करके नहीं रहना है। ठीक है ना, कुछ करना है। ठीक है ना। आप लोग ये समझिए कि आप लोग को भी इस नाम में शामिल नहीं होना है। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 47 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने अपने राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु के रूप में किसका उल्लेख किया है। जो महात्मा गांधी जी जो थे उन्होंने अपना जो राजनीतिक गुरु जो मानते थे वो किन्हें मानते थे। तो आप सभी को पता होगा कि ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले जी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 48 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बैडमिंटन के खेल में प्रयोग होता है। देखिए
यहाँ पर आप सभी के शब्दवाली से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन से खेल में कौन सा शब्द बोला जाता है। ठीक, आप सभी को पता होगा कि ये प्रश्न हालांकि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप सभी का डी, यानी कि डबल ट्रॉप हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 49 नंबर प्रश्न आप सभी का, देखिएगा, पढ़िए थोड़ा सा। कि नोबेल पुरस्कार और ऑस्कर पुरस्कार दोनों जीतने वाले थे, यानी कि वो कौन व्यक्ति था जिन्होंने नोबेल पुरस्कार और ऑस्कर पुरस्कार दोनों विजेता थे। चलिए फटाफट राइट आंसर दीजिएगा इसका, कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, जॉर्ज बर्नडे शॉ और वॉम डीलर दोनों थे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आप सभी का सी हो जाएगा। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आपसे का 50 नंबर प्रश्न पूछा गया और हम लोगों ने दोस्तों हाफ सेंचुरी तो लगा लिया, अब आप बाकी हाफ सेंचुरी रहा है जो कि इसको भी कंप्लीट कर ही लेंगे। ठीक है ना, देखिए पूछा गया कि वर्ष 2024 में किस राज्य के कृषि बजट पेश करने की घोषणा की गई है। तो 50 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 51 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। 51 नंबर प्रश्न आप सभी का, कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है। तो यहाँ पर बात करते हैं राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की बात करते स्टूडेंट आप सभी का, कि कहाँ पर स्थित हो जाएगा। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भोपाल में स्थित हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा भोपाल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 52 नंबर प्रश्न स्टूडेंट यहाँ पर पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, कि निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अति आवश्यक माना जाता है। अब ऐसा कौन सा महाराष्ट्र में ऐसा है कि आखिर वहां पर बैलों को जो है पूरा बढ़िया तरीके से सजा करके उसमें एक क्या कहते उत्सव मनाया जाता है, उस उत्सव का नाम क्या है, आप सभी से यह पूछा गया है। तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पोला महोत्सव। पोला महोत्सव हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप सभी का डी। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 53 नंबर प्रश्न है कि जागोई जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है। फटाफट आंसर दीजिएगा आप सभी कमेंट में, कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर स्टूडेंट आप सभी का क्या हो जाएगा। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मणिपुरी ऑप्शन नंबर ए। 54 नंबर प्रश्न पूछा गया कि जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाली प्रदूषण को कम करने के तरीके क्या हैं। 54 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके इसको हम लोग इसका उपाय कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का। 55 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, कि निम्नलिखित में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य में से एक था। यानी कि 7वीं जो पंचवर्षीय योजना था उसका मुख्य उद्देश्य आखिर हालांकि क्या था, ये आप सभी का यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 55 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 56 नंबर है कि किसने सितंबर 2022 में कोचीन में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को प्रमाणित किया था। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नरेंद्र मोदी हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का यहाँ पर 57 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अशोक के शासन काल में आप सभी का कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। अब आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आखिर ये कलिंग का युद्ध स्टूडेंट कब लड़ा गया था। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 58 नंबर प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है।
तो भारत के राष्ट्रपति की बात करते हैं कि आप सभी के किसके द्वारा इसका चुनाव किया जाता है, तो 58 का अच्छा आप सभी का भी, यानी कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधान सभाओं के द्वारा इसका निर्वाचन किया जाता है, चुनाव किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 59 नंबर की तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। तो 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 59 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि छऊ, ऑप्शन नंबर डी। चलिए फटाफट क्लास करते हैं। यहाँ पर देखिए 60 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के मूल लेख में अनुच्छेद थे, यानी कि मूल लेख में उसके कितने अनुच्छेद थे। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 395 अनुच्छेद हो जाएंगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आप सभी का ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए कर लीजिएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 61 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा और एक एक प्रश्न के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है ना। कह रहे कि आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है, यानी कि आपातकाल घोषित करने के दौरान कौन से मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अनुच्छेद 20 और 21 को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं और ये देखिए प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि 1958 में यहाँ पर देखिए क्या दिया गया। 1958 में डोवर से कैलिस यहाँ पर देखिए क्या हो गया, डोवर से कैलिस। यहाँ पर यार ये अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, डोवर से, अरे यार ये अगला प्रश्न है 62 नंबर। डोवर तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों को तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। तो 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि मिहिर सेन, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी के यहाँ पर 63 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप सभी का कर्क रेखा, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे 64 नंबर की ऐसी राजस्व प्राप्ति जिनका सरकार पर दावा नहीं होता है क्या कहलाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर यानी कि गैर प्रतिदेय। चलिए अगला प्रश्न आपसे 65 नंबर की 2017 से 18 में विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीती थी। 2017 से 2018 में विजय हजारे ट्रॉफी की बात करते किस राज्य ने जीती थी। तो 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आपसे का 66 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। अब ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपसे कि हड़प्पा सभ्यता से भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तब पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, तो आप सभी को पता होगा कि दयाराम साहनी जी के द्वारा ही किया गया था। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करना चाहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता आखिर क्यों पड़ा। तो यहाँ पर आप लोग भी जानते हैं स्टूडेंट कि हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि सिंधु सभ्यता की जो खोज दयाराम साहनी जी कर रहे थे, तो जो पहली खुदाई थी यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता से ही स्टार्ट हुआ था, उसी के कारण से इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और इसकी खुदाई 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी जी के द्वारा किया गया था। आप सभी को पता होगा कि 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी जी के द्वारा इसका खोज किया गया था, खुदाई किया गया था। और यहाँ पर बहुत सारे चीज देखने को मिले थे आप सभी का। अगर ये राखलदास बनर्जी की बात करें तो ये आप सभी के मोहनजोदड़ो के ये खोजकार हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 67 नंबर प्रश्न है कि वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था, वो कौन था, वो शासक कौन था। अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त या अन्य।
67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य था, ऑप्शन नंबर सी। और चंद्रगुप्त मौर्य से अगर बात यहाँ पर आए तो आप सभी को एक बात याद रखना पड़ेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो यहाँ पर इसका जो मंत्री था चाणक्य था, और चाणक्य जो था इसका जो राजदूत था मेगास्थनीज था, ठीक है ना, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखा था, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 68 नंबर प्रश्न की तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया था। तो तराइन के प्रथम युद्ध की बात करते हैं ना, तो आप सभी का राइट आंसर हो जाए 68 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के द्वारा किया गया था। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 69 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो का नीति कब अपनाई थी। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो का नीति कब अपनाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 69 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1858 ईस्वी के बाद अपनाया था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का यहाँ पर 70 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे। जो आर्य थे वो भारत में कहाँ से आए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 70 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केंद्रीय एशिया से आए थे, केंद्रीय एशिया, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 71 नंबर प्रश्न पूछा गया कि किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। तो 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर 71 का हो जाएगा डी, यानी कि आर्य अवधि में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 72 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी। तो 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंद्रगुप्त ने किया था। चंद्रगुप्त ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 73 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी। यहाँ पर स्टूडेंट आप सभी से पूछा जा रहा है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 73 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेगम खान और हेमू के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 74 नंबर पूछा जा रहा है कि मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था। अफगानिस्तान, इराक, परदेसिया एशिया होना चाहिए, और तुर्की। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 74 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अफगानिस्तान का था। अफगानिस्तान बोले तो ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे का 75 नंबर की बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 75 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खिलजी ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 76 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मुगल काल में सर्वप्रथम मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सूरत में सर्वप्रथम किया था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 77 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पहली सहायक संधि कौन सी थी। पहली सहायक संधि कौन सी थी। 77 का हो जाएगा आप सभी का निजाम ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 78 नंबर प्रश्न है कि किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था।
किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 78 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में पहला जो था वो चीनी यात्री भारत आया था। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 79 नंबर है कि 79, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ विल्स के नाम से पुरस्कार पुकारा जाता है ना, पुकारा जाता है, उसे बुलाया जाता है। तो 79 का हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि शाहजहां को किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 80 नंबर प्रश्न है कि सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। तो सिख समुदाय के अगर स्टूडेंट बात करते हैं अंतिम गुरु कौन थे, तो यहाँ पर आप सभी का 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे, सिंह। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 81 नंबर है कि कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का आरंभ हुआ था, यानी कहाँ से आरंभ हुआ था। और तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आंध्र प्रदेश का एक लोक नृत्य हो जाता है कुचिपुड़ी की बात करें तो। और पंजाब का आप सभी को भांगड़ा पता होगा, ठीक है ना। और राजस्थान का आप सभी कौन सा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि राजस्थान में कौन सा नृत्य मनाया जाता है। चलिए यहाँ पर देखिए 82 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात्र किसके द्वारा किया गया था। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महायान संप्रदाय। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 83 नंबर की ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था। ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था। तो 83 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उस्ताद ईसा था उसका नाम, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे का 84 नंबर की सम्राट अशोक ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। तो 84 का हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि पंचमहल का निर्माण करवाया था, ठीक है ना। चलिए फटाफट क्लास को एंड करते हैं। यहाँ पर देखिए अभी हमारे पास 15 क्वेश्चन बाकी है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था। तो 85 का जगह ए, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 86 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी। तो 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्य समाज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे 87 नंबर की निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था। निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था। तो 87 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अकबर के द्वारा ये बनवाया गया था, ठीक है अकबर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न को बात करते 88 नंबर है कि भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी। भारत की प्रथम महिला शासक कौन बनी थी। 89 का हो जाएगा आप सभी का 88 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रजिया बेगम के द्वारा किया गया था। रजिया बेगम थी ना। 89 नंबर प्रश्न है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो टीपू सुल्तान की बात करते तो 89 का हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि मैसूर का था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 90 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। तो पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिमकारी कौन था। 90 को जगह से, यानी कि महमूद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 91 नंबर की प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था आप सभी के चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सर्वप्रथम किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का किसके समाधि के कारण नाइदेड गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है।
तो 92 का हो जाएगा आप सभी का डी, यानी कि गुरु गोविंद सिंह की। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 93 नंबर प्रश्न है कि विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था। तो 93 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुल्तान महमूद ने किया था। चलिए अगला प्रश्न 94 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है। कौन सा ऐसा है जो कि सबसे पुराना स्मारक है। तो 94 का हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि अजंता गुफा सबसे एकदम प्राचीन है, बात किया जाए तो ठीक है ना, सबसे पुराना। चलिए अगला प्रश्न 95 नंबर की सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो किसकी पूजा किया करते थे। तो 95 का हो जाएगा आप सभी का यानी कि पशुपति की। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 96 नंबर की त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ की बात करते तो ये हो जाता है आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बौद्धों के हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न 97 नंबर की पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई की बात करते तो ये हुआ था आप सभी के 1761 में। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है कि मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती थी। तो मुगल साम्राज्य की नींव की बात करें तो ये माना जाता है आप सभी के पानीपत के प्रथम लड़ाई से ही माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न 99 नंबर की मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी। तो मुगल वंश की स्थापना की बात करते तो 99 का जगह सी, यानी कि 1526 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का 100 नंबर की प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। तो आज के क्लास को यहीं तक एंड करते हैं स्टूडेंट। आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। और हाँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप सभी ने 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।